ड्रीम लैंड स्कर्दू के इस सफ़र में आज मेरी मंजिल होगी खपलू शहर और इसके तारीखी और ख़ूबसूरत मकामात। स्कर्दू से खपलू जाने का फ़ासला, वक्त और ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। स्कर्दू से खपलू का कुल फ़ासला 115 किलोमीटर है, जिसे तय करते तकरीबन 3 घंटे लगते हैं। यहाँ लोकल और प्राइवेट दोनों गाड़ियाँ मिल जाती हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट 200 से 220 रुपये फ़ी सवारी चार्ज करती है, लेकिन ये 4 घंटे में पहुँचाती है। प्राइवेट कार 4 से 5 हज़ार रुपये में बुक करवाई जा सकती है। तो आइए खपलू चलते हैं। जाते हुए हुमायूं ब्रिज के फ़ौरन बाद आर्मी चेक पोस्ट है, जहां एंट्री करवाना लाजमी होता है। इसलिए ज़रूरी है कि फैमिली या दोस्तों में से किसी एक के पास कौमी शनाख्ती कार्ड मौजूद हो। ये है द वन एंड ओनली द फेमस पॉइंट गवाड़ी। इसके सफ़ेदे जो है सड़क पे, इसकी फॉर्मेशन बड़ी फेमस है। और यहाँ पे ओरिजिनली आने का मौसम है सितंबर में। जो आप मेरे पीछे सफ़ेदे देख रहे हैं, ये बिल्कुल पीले रंग के हो जाते हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। फोटोग्राफर जो हैं वो स्पेशली सितंबर और अक्टूबर में यहाँ आते हैं। यहाँ पे आप खुद इमेजिन करें कि ये जो ब्लू स्काई के साथ ग्रीन है, अगर इसको येलो कर दिया जाए तो कैसी कलर बोनेंजा बनती है। तो ये मुझे आने का तो बड़ा शौक़ था, कोशिश करेंगे सितंबर में भी आएँ, लेकिन अभी हम खपलों में चल रहे हैं तो जुलाई का महीना है, इस वजह से ये ग्रीन है। और इसके अलावा सर्दियों में ये सारे वाइट हो जाते हैं। आज मैं आपको लेकर चलूँगा खपलू पैलेस, तारीखी चकचन मॉस्क और इंतहाई खूबसूरत सीलिंग वैली। सीलिंग जाएंगे। सीलिंग व्यू पॉइंट है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। सीलिंग ब्रिज क्रॉस करने का तजर्बा बहुत ही थ्रिलिंग और शानदार है। आप देख भी रहे हैं, ये ब्रिज दरिया शेविंग पर बनाया गया है, जो थोड़ा आगे जाकर दरिया सिंध से मिल जाता है। हवा तेज़ हो तो ये ब्रिज हिचकोले खाने लगता है और इस पर ट्रैफिक रोक दी जाती है। नीचे दरिया शेविंग में पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है, लिहाजा तेज़ हवा में ब्रिज इस्तेमाल करने का रिस्क नहीं लिया जाता और आपको वेट करना पड़ता है जब तक हवा रुक नहीं जाती। पाकिस्तान और दुनिया भर से लोग सैर करने स्कर्दू आते हैं, लेकिन अगर स्कर्दू वालों ने सैर करने जाना हो तो वो कहाँ जाते हैं? तो इसका जवाब है सीलिंग। मैं सबसे पहले सीलिंग का ही रुख करूंगा, जो खपलू शहर से आगे 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। सीलिंग पॉइंट तक हम आ गए हैं। ये चश्मे का पानी है जो एक प्लेन पे निकल आया है, 4 से 5 फुट गहरा है, ज़्यादा गहरा नहीं है। और यहाँ पे लोकल जो हैं वो टूरिस्ट से ज़्यादा है। टूरिस्ट मैंने यहाँ पे देखे कोई नहीं सिवाय मेरे। सब लोग यहाँ पे लोकल हैं। शायद लोकल अवॉइड करते हैं टूरिस्ट जहाँ पे रश हो। हल्दी के जो पहाड़ हैं, नॉट टर्मेरिक, ये एक इलाके का नाम है हल्दी के। तो हल्दी कोस भी नज़र आते हैं आपको। और यहाँ पे आप लोग फैमिली के जो है वो अपना खुद से खाना लेके आए हुए हैं, चटाइयाँ बिछा के, और खुद से यहाँ पे पिकनिक कर रहे हैं। लेकिन इसका है सीलिंग ब्रिज के बाद जो है सड़क काफ़ी ख़राब है और आगे से कम 35 से 40 मिनट का रास्ता है, जो कि बड़ा स्लो आपको चलना पड़ता है। वो आपको यहाँ तक लेके आता है। ये रेड एंड है सड़क, वैसे आगे भी जा रही है, आगे आबादी है सीलिंग की। फिर हम यहाँ रुकेंगे। सीलिंग में एक ही होटल है, लेकिन खाने पीने की तमाम अशिया मिल जाती है। आप इस होटल पर देसी खानों के साथ साथ मंगतू जैसी रवायती बल्तिस्तानी डिशों का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप ट्राउट का ऑर्डर करें तो होटल के अंदर ही ट्राउट का तालाब है, आपके सामने मछली पकड़कर तैयार की जाएगी। ये होटल खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है। होटल में फैमिलीज़ के बैठने के लिए अलग अलग खूबसूरत लॉजेस बनाए गए हैं।
دہلی تو بالکل ویسا حیران کر دینے والا علاقہ نکلا جیسا میں نے سوچا تھا۔ یہاں سے واپس جانے کا دل تو نہیں کر رہا، لیکن ابھی مجھے کپلو پیلس اور چکچن مسجد دیکھنی ہے۔ کپلو پیلس میں داخلے کی 300 روپیہ فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پارکنگ کی سہولت نہیں ہے، اور اگر آپ اپنی گاڑی پر آئیں تو آپ کے لیے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ کپلو پیلس کے اندر ہوٹل بھی موجود ہے، اور بری خبر یہ کہ ہوٹل انتہائی مہنگا ہے۔ کپلو گانچے ریجن کا صدر مقام اور سب سے بڑا شہر ہے۔ اس میں آپ کو ضروریات زندگی کی تمام اشیاء میسر آ جاتی ہیں۔ شہر میں 2000 روپے سے 25,000 روپے پر ڈے ہوٹل مل سکتا ہے۔ یہاں پی ٹی ڈی سی موٹل بھی موجود ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی ڈی سی موٹل کی بکنگ آپ کو ایڈوانس کروانی پڑتی ہے۔ ہر قسم کی ٹرانسپورٹ بھی دستیاب ہے، اور شہر کی حدود میں زونگ اور ٹیلی نار کے موبائل سگنل بھی آتے ہیں۔ کپلو پیلس کے بعد اب میری آج کی آخری منزل ہے چکچن مسجد۔ چکچن ماسک آخر کار ہمیں مل گئی ہے، لوگوں سے پوچھ کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور یہ بھائی صاحب کو دیکھ رہے ہیں، چلیں اندر چلتے ہیں۔ یہاں پہ کارپیٹ کی بجائے جانماز رکھے گئے ہیں، اور یہ دیکھیں کتنے کلرفل سے ہیں، ماشاءاللہ۔ میں نے ایسی مسجد پہلی دفعہ دیکھی ہے اپنی زندگی میں۔ چکچن مسجد 650 سال پہلے سن 1370 صدی عیسوی میں تعمیر کی گئی۔ اس دور میں برِ صغیر پر تغلق خاندان حکمران تھا۔ اس شاندار مسجد میں 500 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ طرز تعمیر لداخ اور تبت تک پھیلا ہوا نظر آتا ہے، اور مقامی افراد سے بات چیت کے دوران پتہ چلا کہ بلتی زبان میں چک کا مطلب لکڑی اور چن کا مطلب ٹکڑے ہوتا ہے۔ مطلب یہ مسجد لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو دیدہ زیب رنگوں میں رنگ کر بنائی گئی ہے۔ مسجد کے ڈیزائن پر تبتی اور فارسی فن تعمیر کا گہرا اثر ہے۔ یہ طرز تعمیر لداخ اور تبت تک پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔